जा रहा हूँ उसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। ये चैप्टर हमारा जो है इकोनॉमिक लॉ का पेपर 6D का पार्ट है और मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे से रिवाइज करूंगा। बस मैं आपके साथ ये चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, प्लीज़ उसे हिंदी में आप लिख लीजिए, जिसकी वजह से आपकी हेल्प हो जाए कि आगे जाके आपको दोबारा से जब आप इस चैप्टर को पढ़े तो सिर्फ हिंदी वाला पार्ट पढ़ ले तो आपका कवर हो जाएगा। मैं इस पूरे चैप्टर को हिंदी में भी समराइज कर दूंगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको भी बहुत अच्छे से कम समय में पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा। और मैं हर चीज़ मतलब डेफिनेशन से लेकर सब कुछ इस चैप्टर का, पेनल्टीज वगैरह सब कुछ कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट है 1988 का, वो क्यों आया था और क्या उसका नेचर था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बेनामी का मतलब होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, जहां पर आपका जो प्रॉपर्टी होता है ना वो किसी और बंदे का होता है और जो ओनर होता है वो कोई और होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में एक रामू काका रहते हैं और मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी ली और रामू काके के नाम पे ले ली। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी क्या किया, रामू काका के नाम पे ले ली और पैसे मैंने पे किए, तो दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज बेनामी ट्रांजैक्शन। बट ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स खरीदते हैं बच्चों के नाम पे, तो क्या वो भी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट होगी? नहीं, क्योंकि जो बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है जो सेक्शन नंबर 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ एक्सेप्शंस डाली गई हैं, जहां फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है या फिर कर्ता खरीदता है या फिर बच्चों के नाम पे खरीदा जाता है या ब्रदर सिस्टर में या लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट में, तो उस केस में बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। बहुत अच्छे से जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके अंदर कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही। सबसे पहला, बेनामी कौन होता है? बेनामी का मतलब होता है जो हमारा विदाउट अ नेम होता है, ओनर कोई और है और जो ओनर कोई और है असलियत में, ठीक है, और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है। सबसे एक टर्म हमारे को ज्यादातर सुनने को मिलती है बेनामीदार। बेनामीदार वो पर्सन होता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? बेनिफिशियल ओनर वो बंदा होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको इस चैप्टर में क्या ध्यान रखना है? इस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्ट आने का पर्पस ये था, लोग क्या करते थे, गलत तरीकों से पैसा कमाते थे। ठीक है, अननोन रिसोर्सेज से पैसा कमाते थे जिसको वो डिक्लेयर नहीं कर सकते थे इनकम टैक्स के सामने, और वो क्या करते थे और प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदते तो वो फंस जाते। तो उस केस में क्या होता था, वो किसी ऐसे बंदे को पकड़ते थे जिस पे इनकम टैक्स की नजर ना पड़े, डिपार्टमेंट्स की नजर ना पड़े या किसी भी डिपार्टमेंट की नजर ना पड़े, और उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते थे जबकि पैसा वो देते थे। एक्चुअली में बेनिफिशियरी वो होते थे। और उस केस में ऐसा क्या होता था, तो इस चीज को रोकने के लिए जो है आपका बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट को लाया गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस हमारी इसके अंदर लाए गए, जिसके अंदर ये बोला गया कि सबसे पहले इसके अंदर ये बोला, पहले क्या था, प्रॉपर जो हमारी पेनल्टीज वगैरह थी वो थोड़ी ढीली थी, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। और फिर क्या किया गया, अमेंडमेंट लाया गया 2016 में, और जिसके अंदर ये बोला गया कि पेनल्टीज को स्ट्रांग किया गया और ये बोला गया कि अब जो सजा है वो 1 साल से लेकर मिनिमम 1 साल तक की सजा और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा, एंड फाइन को भी एंड किया गया। मतलब चॉइस नहीं है, फाइन लगेगा ही लगेगा और इंप्रिजनमेंट होगा ही होगा। 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो ली गई है हेल्ड एज अ बेनामी, उसका 25% जो है आपसे लिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। फेयर मार्केट वैल्यू मैं आगे डेफिनेशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बेनामी ट्रांजैक्शन होती, बेनामी होती क्या है। बेनामी वो चीज होती है जिसका ओनर जो होता है कोई और होता है लेकिन पैसे किसी और ने दिए होते हैं। ठीक है, बेनामीदार कौन होता है? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा जाती है, फॉर एग्जांपल रामू काका। और बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? जिसने पैसे दिए होते हैं, वो हमारा बेनिफिशियल ओनर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 1 आता है। सेक्शन नंबर 1 ऑफ द एक्ट जो है हमसे ये बोलता है, सेक्शन नंबर 1 हमसे बहुत छोटी सी बातें करता है। सेक्शन नंबर 1 ये कहता है ये एक्ट अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया में, मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 आती है जिसमें डेफिनेशंस आती है। तो सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो सेक्शन नंबर 7 ऑफ द एक्ट में जो है अपॉइंट होती है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की डेफिनेशन। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफ द, जो हमारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 25 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अपॉइंट होता है, वही हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दूं, फॉर रेफरेंस के लिए थोड़ा ब्रीफ बता दूं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो जो प्रॉपर्टी हमारी जो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो उस प्रॉपर्टी का देखभाल करता है, उस प्रॉपर्टी का देखरेख करता है और ऑक्शन वगैरह करता है। ठीक है, इसके बाद अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है कि एपलेट ट्रिब्यूनल कौन होते हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल वो होता है जो सेक्शन नंबर 30 ऑफ द एक्ट में जो है डिफाइन है और अपॉइंट किया गया है। उसके बाद अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है? अप्रूविंग अथॉरिटी जो होती है वो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, जो कि हमारा अपॉइंट किया गया है सेक्शन नंबर 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं आपको बता दूंगा और बहुत अच्छे से आपको ध्यान भी रखवा दूंगा। ठीक है, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आप प्रोहिबिशन हो जाता है कि आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्पोजिशन नहीं कर सकते, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकते अंडर द एक्ट। उसके बाद अथॉरिटी कौन होती है? अथॉरिटी जो होती है वो सेक्शन नंबर 18 ऑफ सबसेक्शन 1 में हमारी जो है अपॉइंट होती है, वो अथॉरिटी होती है। बैंकिंग
बैंकिंग कंपनी हम सबको पता है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत काम करती है उसे बैंकिंग कंपनी बोला जाता है। अच्छा, अब जो डेफिनेशन आ रही है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 8 जो होता है वो ये बोलता है बेनामी प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। बेनामी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाती है, सब्जेक्ट मैटर होती है बेनामी ट्रांजैक्शन की, और वो इंक्लूड करती है जो प्रोसीड्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो उसका जो पैसा है उसको भी बेनामी प्रॉपर्टी ही बोला जाएगा। ठीक है, तो बेनामी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन से खरीदी गई है, और बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है वो नेक्स्ट डेफिनेशन में हमें बताएगी, और वो इंक्लूड करती है अगर आप इनकेस इस प्रॉपर्टी को बेच देते हो और आप सोचते हो कि आप प्रॉपर्टी ही नहीं रही तो मैं बच जाऊंगा, नहीं नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया और उससे कोई प्रोसीड्स भी, बेनामी प्रॉपर्टी को बेच दिया और उससे जो प्रोसीड्स मिला है उसे भी बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है, इसमें एक केस लॉ है सीआईटी वर्सेस दौलतराम रावतमल, जिसके अंदर ये बोला गया था, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं क्रक्स इसका ये था कि ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है ना कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है वो उस बंदे के ऊपर है जो ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो मुझे कोर्ट के सामने ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है। ठीक है, मतलब मेरे ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूफ है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है। डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से इसको सुनिएगा और बहुत ही अच्छे से खत्म करिएगा। इसको मैं आपको चार्ट से पढ़ाऊंगा, जो चार्ट हमारा आईसीए ने गिवन है, और आईसीए ने बहुत ही बेहतरीन चार्ट दिया है, बहुत ही आराम से आपको समझ आ जाएगा। कहता है बेनामी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, बेनामी ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है, ऐसी अरेंजमेंट्स होते हैं जहां पर प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट हिंदी में बता रहा हूं प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बेनामी ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं जो प्रॉपर्टी किसी और के पास होती है और पैसे किसी और ने दिए होते हैं। ठीक है, तो ए ने तो सिंपल सी चीज बोली, ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट जहां प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी ट्रांसफर करी जाती है किसी और पर्सन के द्वारा, मतलब किसी और पर्सन को, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पैसे किसी और ने दिए और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमसे क्या बोलता है, बी पॉइंट ये बोलता है कि प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द इमीडिएट और द फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्टली or indirectly of the person who has provided the consideration except when the property is held by। मतलब सिंपल सी चीज ये है कि जिस बंदे ने कंसिडरेशन दिया है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्यूचर में या अभी किसी भी तरीके से बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्शन डाली गई। कह रहा है अगर प्रॉपर्टी, पैसे किसी और ने दिए हैं और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, लेकिन उसकी एक्सेप्शन, उसे बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाएगा अगर ये सारी चीजें हैं। तो क्या? अगर जो प्रॉपर्टी हेल्ड करी गई है वो कर्ता के द्वारा करी गई है, या मेंबर ऑफ एचयूएफ के द्वारा करी गई है, या फिड्यूशियरी कैपेसिटी में हेल्ड करी गई है, या स्पाउस के नाम पे करी गई है, या चाइल्ड के नाम पे करी गई है, या ब्रदर सिस्टर के नाम पे करी गई है, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट के नाम पे करी गई है, एंड दे अपीयर एज अ जॉइंट ओनर्स। तो बहुत सिंपल सी चीज है बॉस, अगर आपने पैसे दिए और मैंने अपने बच्चे के नाम पे किया, मैंने अपनी पत्नी के नाम पे किया, मैंने अपने भाई के नाम पे लिया, मैंने अपनी बहन के नाम पे लिया, मैंने अपने लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट के नाम पे लिया, या मैं करता हूं ऑफ एचयूएफ का उसके नाम पे लिया, या फिर मैंने मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ के हिसाब से लिया, तो उस केस में ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। बहुत लॉजिकल भी है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, जब बेनामी ट्रांजैक्शन कब बोला जाएगा? बेनामी ट्रांजैक्शन तब बोला जाएगा जहां पर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अनअवेयर है या फिर डिनाई करता है ओनरशिप। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने रामू काका के नाम पे खरीदी और रामू काका को पता ही नहीं है, रामू काका को पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है, और उसे पता ही नहीं है। ठीक है, मैंने फिक्शियस साइन वगैरह गलती से धोखा देके साइन वगैरह ले लिए और मैंने उनको धोखा दे दिया, और उसके अलावा उनसे, मतलब सिंपल सी चीज़ है, वो अनअवेयर है या डिनाई कर जाते हैं, और या फिर वो डिनाई कर जाते हैं। मैं जब उससे डिपार्टमेंट ने पूछा तो कहता मुझे तो पता ही नहीं है मेरे नाम पे है या नहीं है, मेरे को कुछ इसका आइडिया नहीं है, तो वो डिनाई कर गए ओनरशिप के बारे में। उसके अलावा अगर बेनामी ट्रांजैक्शन तब मानी जाती है जब प्रॉपर्टी जो होती है प्रोवाइड करती है, जो हमारा मतलब जो प्रॉपर्टी हमारी बेनामी ट्रांजैक्शन तब मानी जाएगी, ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन तब माना जाएगा जब पर्सन जो प्रोवाइड कर रहा है कंसिडरेशन वो ट्रेसेबल ना हो, या फिर वो फिक्शियस पर्सन हो, मतलब पैसा कहां से आया पता ही नहीं, मतलब जो कंसिडरेशन पे करी गई है उसका अता पता ही नहीं है। या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन तब मानी जाएगी जो फिक्शियस नेम में खरीदी गई हो, मतलब रामू काका एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो बेनामी ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बार सुन लीजिएगा और क्रक्स आपके दिमाग में बैठा दूंगा। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 हमसे ये बोलता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जहां पर प्रॉपर्टी किसी और के पास है और पैसे किसी और ने दिए हैं। दूसरा, जहां पर जिसने पैसे दिए उसे फ्यूचर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट होना है, बट एक्सेप्शन इसके अंदर ये डाली गई कि वो बंदा जो है कर्ता या मेंबर ऑफ एचयूएफ नहीं होना चाहिए, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में ना खरीदी हो, या स्पाउस नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, मतलब स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, या फिर नॉन सोर्सेज से पैसा आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ब्रदर या सिस्टर ऑफ असेंडेंट एंड डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जॉइंट ओनर्स के बारे में बात हो गई। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर फिक्शियस नाम में खरीदी गई है, मतलब वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर उसके अलावा रामू काका को पता ही नहीं है
हैं कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, वो अनअवेयर है, या फिर वो डिनाई कर देते हैं अपनी ओनरशिप, या फिर कंसिडरेशन कहां से आई है इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो इसको बेनामी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। इसके अलावा इसी सेक्शन में एक एक्सेप्शन डाली गई, कहता है ऐसी चीजों को बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, अगर ऐसी चीजों को बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाएगा जहां पर अगर हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो जिस बंदे ने फाइनेंस करी है, मतलब जिस बंदे ने पैसा दिया है उसी के पास ओनरशिप है, मतलब कंसिडरेशन जिसने दिया ओनरशिप उसी के पास है, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी हमारी पे हो चुकी है, स्टैम्प ड्यूटी आपकी पे हो चुकी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा का पूरा रजिस्टर्ड है लीगली, तो उस केस में फिर ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बता दी है। आपको एक बार अगर आपको डाउट हो तो फिर से पीछे जाइएगा और हिंदी में सुन लीजिएगा और अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गिवन है। आई होप सो कि आपने इसको पढ़ रखे होंगे। इसको पढ़ के मैं फिलहाल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो पूरी प्रॉपर एक जो भी हमारे केस लॉज आए हैं आईसीएनएस जो इशू कर रखे हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में वहां पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आती है वो आती है बेनामीदार। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 10 ऑफ द जो हमारा एक्ट है वो ये बोलता है बेनामीदार कौन होता है। बेनामीदार वो बंदा होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी जो है होती है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है। आप हिंदी में इतना लिख लीजिएगा, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। इसके बाद हमसे बोला जाता है बेंच का मतलब क्या होता है। बेंच का मतलब होता है जो हमारा बेंच का मतलब होता है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के बेंच होते हैं उसको बोला जाता है। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है वो भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 12 जिसमें सब क्लॉज 12 जिसके अंदर ये बोला गया था कि आपका बेनिफिशियल ओनर कौन होता है। बेनिफिशियल ओनर के बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि बेनिफिशियल ओनर वो बंदा होता है जिसने पैसे दिए होते हैं, जिसको बेनामी प्रॉपर्टी से बेनिफिट होता है या जिसने पैसे कंसिडरेशन पे किए होते हैं। तो 3 टर्म मैंने आपको बता दी, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है, उसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, बेनामीदार कौन होता है और क्या नाम है उसका बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बारे में मैंने आपसे अच्छे तरीके से डिस्कशन किया। उसके बाद डेफिनेशन आती है बोर्ड की। बोर्ड का मतलब वही होता है जो सीबीडीटी होता है। उसके अलावा हमारे पास आता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का वही मतलब होता है जो कंपनीज एक्ट में गिवन है। उसके अलावा एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का वही मतलब है जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में सेक्शन नंबर 2 में गिवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है। इसका जिक्र मैंने आपसे तब किया था जब मैंने आपको बताया था कि 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू जो है पेनल्टी इंपोज करी गई है। तो फेयर मार्केट वैल्यू के केस में क्या बोला जाता है, कहता है फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है। बहुत ही आसान तरीका है फेयर मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखने का। देखो फेयर मार्केट वैल्यू के केस में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि अगर उसकी ओपन मार्केट वैल्यू गिवन है, एसेट्स की ओपन मार्केट वैल्यू है गिवन, तो अगर एसेट्स की ओपन मार्केट वैल्यू गिवन है तो जो भी ओपन मार्केट वैल्यू होगी वही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। इन केस हमारे एसेट्स की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं गिवन तो आपको रूल नंबर 3 जो है फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, आपको हायर ऑफ द फॉलोइंग लेना है। इसको भी हम चार्ट से समझेंगे। कहता है रूल नंबर 3 हमसे ये कहता है कि आपको हायर ऑफ द फॉलोइंग लेना है। हायर ऑफ द फॉलोइंग किसका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, मतलब जितने में आपने परचेज करी है उसका, या फिर जो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज होता है। जैसे एसएफएम में भी अपन ने पढ़ा था कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से जो आपकी वैल्यू आएगी वो ये बैंकर्स वगैरह जो है वो निकाल के दे देते हैं आपको किसी भी एसेट की। उस या फिर आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला जो होता है वो a + b - l × pv / pe। ठीक है, अब बात आती है कि a क्या होता है, b क्या होता है, l क्या होता है, pv क्या होता है, pe क्या होता है। तो इसके नीचे ही हमारे को डिटेल में गिवन है। सबसे पहले a क्या होता है। a बहुत ध्यान से सुना, a जो होता है वो ये होता है बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, उसमें से आपको माइनस करना है इनकम टैक्स जितना आपने पे किया है, लेकिन इनकम टैक्स पेड में से आपको वो वाला अमाउंट हटा देना है जिसका आपको रिफंड मिल गया है। उसके अलावा उसमें से माइनस करना है जो भी अनअमाउंटाइज अमाउंट होगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो ये आपका ए आ जाएगा। ए मतलब एसेट्स, नाम से पता चल गया होगा। और आपको क्या करना है, बस सारी बुक वैल्यू ले लेनी है एसेट्स की एक्सेप्ट बुलियन ज्वेलरी और बुलियन ज्वेलरी की। अब बुलियन ज्वेलरी को जो हटाया गया ना, इसको बी में माना गया। अब इसको हटाया इसलिए क्योंकि यहां पर हम बी में जो बुलियन और ज्वेलरी होती है ना, जो अदर वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसके हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो ओपन मार्केट वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू जो भी हमारी बुलियन और ज्वेलरी होगी उसे बी माना जाएगा। उसको ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी इसकी ओपन मार्केट वैल्यू होगी उसको बी माना जाएगा। और लायबिलिटीज माइनस एल करना है, तो एल का मतलब आप सबको समझ ही आ गया होगा, लायबिलिटीज होती हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज, इसमें से आपको माइनस करनी है जो भी आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसमें से आपको माइनस करना है जो भी अमाउंट सेट अपार्ट है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसमें से आपको माइनस करना है जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसमें से माइनस करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेस माइनस टैक्स पेड माइनस रिफंड जितना भी आपको क्लेम हो चुका है, उसमें से माइनस करना है जो भी हमारे प्रोविजंस होते हैं लायबिलिटीज के, माइनस करना है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज जो हमारी अनएसर्टेन है। लेकिन कुछ ऐसी लायबिलिटीज जो एसर्टेन है उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो लायबिलिटीज मानी ही जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पीई का मतलब क्या होता है। पीई का मतलब होता है जितना भी आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है जो बैलेंस शीट में शोन है। और पीवी का मतलब क्या होता है, जो हमारे पेड अप वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, a + b - l × pv / pe। और क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो हमारे जो होंगे वो फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगा। उन
एसेट्स के लिए जिसकी वैल्यू ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद तो रखने की जरूरत है नहीं, बस इतना आपको मैंने बता दिया। अब आपको पता चल गया कि हाँ कुछ ऐसा है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो पेनल्टीज है ना, अब बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में जो पेनल्टीज है वो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लगती है। ठीक है, फर्म की डेफिनेशन वही है कि जो पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में बोली गई है। हाई कोर्ट का मतलब हम सबको पता है, ठीक है, जिसकी जुरिडिक्शन वगैरह हाई कोर्ट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इनिशिएटिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं इस एक्ट में जो काम करते हैं वो है। ठीक है, उसके अलावा मेंबर्स हो गए जो चेयरपर्सन या मेंबर्स होते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, एपलेट ट्रिब्यूनल के, नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में निकाला जाता है। पार्टनर वही जो सेक्शन नंबर 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन है, इंक्लूडिंग एलएलपीज वगैरह के। ठीक है, इसके अलावा पार्टनरशिप का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पार्टनरशिप का वही मतलब जो सेक्शन नंबर 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। पर्सन की डेफिनेशन अब हम थक चुके होंगे पढ़ के, क्योंकि हर एक लॉ में कहीं ना कहीं गिवन ही होती है। तो पर्सन की डेफिनेशन वही है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, कंपनी, बीओआई, एजेपी या फर्म वगैरह एक्सेट्रा, ये सारे लोग जो है पर्सन ही होते हैं। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है जो रूल्स वगैरह गिवन है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 26 हमसे बोलता है प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, ठीक है, कॉर्पोरियल हो या इनकॉर्पोरियल हो। उसके अलावा प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है किसी भी तरीके का राइट या इंटरेस्ट या लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हमने किसी के फेवर में दे रखा है, मतलब अगर किसी को राइट्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वो भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है अगर आपने प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया है या कन्वर्ट कर दिया किसी और फॉर्म में, या ऐसी प्रॉपर्टी जो कैपेबल है कन्वर्ट होने के लिए किसी और फॉर्म में, तो उसे भी प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो प्रॉपर्टी किसको बोला जाएगा, ऐसी चीजें जो हमारी मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, कॉर्पोरियल है, इनकॉर्पोरियल है, या किसी भी तरीके का राइट या इंटरेस्ट या लीगल डॉक्यूमेंट जो हमने किसी के फेवर में क्रिएट कर रखा हो, या फिर हमारी प्रॉपर्टी जो हमारी क्या नाम है, जो हमारी कन्वर्ट हो सकती है किसी और फॉर्म में, ठीक है, या कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इन द अदर फॉर्म, इसको भी प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोला जाता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होता है जो हमारा कंपनीज एक्ट में डिफाइन है, उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। स्पेशल कोर्ट क्या होता है, वो कोर्ट जो हमारा डेजिग्नेटेड है एज अ स्पेशल कोर्ट अंडर द एक्ट। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब होता है कि सेल करना, परचेज करना, ट्रांसफर करना किसी को राइट या टाइटल या पोजीशन वगैरह वगैरह। ट्रस्टी जो हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से जो अपॉइंट होता है उसे ट्रस्टी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा क्या कहता है, मतलब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 हमसे बोलता है कि सबसे पहले यहां पर बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शंस, मतलब किसी भी बंदे को अलाउड नहीं है कि वो बेनामी ट्रांजैक्शंस करे। ठीक है, अगर वो करता है तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी 1 साल से लेकर 7 साल तक की, प्लस 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। अब तो फेयर मार्केट वैल्यू की आपकी डेफिनेशन भी पता है, ठीक है, कि ओपन मार्केट वैल्यू में गिवन है तो ओपन मार्केट वैल्यू, वरना वो हमारा जो अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो हायर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद दैट फॉर्मूला, या फिर आपका डीसीएफ जो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो विच एवर इज हायर। तो इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसका 25% निकाल लेना। ठीक है, प्लस आपको 1 साल या 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये जो पुराना वाला आपको एक जो गिवन है 3 इयर्स तक की और फाइन और बोथ, जो सेकंड पॉइंट में गिवन है आप देख रहे होंगे, तो वो पॉइंट जो है वो हमारा पुराना एक्ट में गिवन था। अब जो है वो चेंज हो चुका है। जो हमारा अमेंडमेंट आया है ये आप देख लेंगे, अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आया है, इसके अंदर जो पनिशमेंट कर दी गई है वो कर दी गई 1 साल से लेकर 7 साल तक की, और उसके अलावा आपको जो है एंड कर दिया गया, फाइन में एंड कर दिया गया 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। दैट्स इट, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, उसके अलावा इसके अंदर और कुछ ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 आता है। सेक्शन नंबर 4 बहुत सिंपल सी चीज कहता है कोई भी प्रॉपर्टी अगर बेनामी है तो उसको उसके ऊपर सामने वाला बंदा जो बेनामीदार है या कोई भी आदमी आके क्लेम नहीं कर सकता, सूट नहीं कर सकता, एनफोर्स नहीं कर सकता अपने राइट्स, या डिफेंस नहीं रख सकता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी नहीं करनी, मतलब एक तो गलत काम किया ऊपर से ये नहीं बोल सकते कि कोई ये नहीं कि हम पे केस करो, डिपार्टमेंट पे केस करो, ऐसा नहीं होगा। कोई भी आदमी जो है नो पर्सन कैन क्लेम और डिफेंस ऑन द बेनामी प्रॉपर्टी, बस इतना ध्यान रखना। इस सेक्शन को ध्यान रखने का वही तरीका है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी नहीं करी। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 आता है। सेक्शन नंबर 5 हमसे ये बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसको बेनामी प्रॉपर्टी बोली जाएगी वो हमारी प्रॉपर्टी जो है कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी अगर बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसको वो कॉन्फिस्केट कर सकती है। तो सेक्शन नंबर 5 सिर्फ इतना बोलता है। सेक्शन नंबर 6 हमसे बोलता है कि कोई भी आदमी जो है प्रोहिबिटेड है कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, क्या ट्रांसफर नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, कोई भी आदमी मतलब बेनामीदार जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है उसके पास राइट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास राइट होगा कि वो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां पर बेनामीदार को रोका गया और बेनामीदार को यह बोला गया कि आपके पास ये राइट नहीं है कि आप रीट्रांसफर कर सको प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब इसके अंदर एक आगे जाके चैप्टर में एक बात भी लिखी गई है जिसमें यह बोला गया कि अगर इन्होंने रीट्रांसफर कर भी दी और सामने वाले बंदे को पता नहीं था, उसने गुड फेथ में खरीदी है, तो यह एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। जब यह बात आगे आएगी तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सेक्शन नंबर 6 इतना बोला जा रहा है कि बेनामीदार को रोका जा रहा है कि आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत करना। अगर ये बेनामी प्रॉपर्टी है तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक
छोटा सा क्लैरिफिकेशन है जो इसमें डाला गया, जिसमें ये बोला गया जो हमारा सेक्शन नंबर 190 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016 है, उसने ये बोला गया कि जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है, जिसके बारे में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पढ़ते भी हैं, ठीक है, जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है ना, उसे हम बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं माने जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ अथॉरिटीज आती हैं। सेक्शन नंबर 7 आता है, जिसके अंदर सिंपल सी बात ये बोलेगी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एडजुडिकेशन पर्पस के लिए अंडर द एक्ट। सेक्शन नंबर 8 बोलता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन कौन होता है। एक चेयरपर्सन होता है और मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 9 ने बताया कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए मेंबर्स की या चेयरपर्सन की। तो बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हैं, तो मेरे साथ लिख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का बंदा होना चाहिए, या फिर वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी हो सकता है, या फिर वो मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस भी हो सकता है, या वो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। या फिर वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट जज का, मतलब क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट जज का, मतलब सिंपल सी बात है, डिस्ट्रिक्ट जज का जज बन सके, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जज बन सके, ठीक है, तो वो बंदा माना जाता है। और ये अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है इनमें से जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसको अपॉइंट करती है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 10 आता है। सेक्शन नंबर 10 में यही बोला गया कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसकी वो है एडजुडिकेशन है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। सेक्शन नंबर 10 सिंपल सी चीज ये बोलता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेंचेस का ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब जहां पर आपका जो है सारे जितने भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा उसका एडजुडिकेशन प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो अपने पावर्स के अधीन में वहां जहां उनकी एडजुडिकेशन फॉल करती है वहां पर काम करेंगे। सेक्शन नंबर 11 ये कहता है कि उनकी पावर जो होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की वो वहां पर होती है जहां पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन और जो उनकी जुरिडिक्शन में आ रहा होता है वहां वो अपनी पावर्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। 2 मेंबर्स उनके पास होते हैं, अभी फिलहाल वो दिल्ली में है और अपनी जो भी जुरिडिक्शन होगी वहां पर अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक चेयरपर्सन को दूसरे बेंच में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई मतलब यहां पर पावर दी गई है कि आप अपनी जुरिडिक्शन में पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और चेयरपर्सन को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और फिलहाल दिल्ली में ही इसकी ब्रांच है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, कहता है चेयरपर्सन और मेंबर्स की क्या वो रहती है, टर्म क्या रहता है। तो बेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, उसके साथ इनकी एज लिमिट जो है वो 62 ईयर्स की है, और एक बार अगर ये लोग अपॉइंट हो जाते हैं एज अ चेयरपर्सन या मेंबर्स तो दोबारा से इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं आपको बताऊं शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एज क्या है 62 ईयर्स, और या 5 साल का टर्म है, और दोबारा से इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद सेक्शन नंबर 13 आता है। सेक्शन नंबर 13 हमसे बोलता है कि जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, उनकी अगर वैकेंसी हो जाती है तो कितने दिन के अंदर फिल करनी है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको उनकी वैकेंसी को फिल करना है। इनकी जो सैलरीज होती है और जो अलाउंसेज होते हैं वो सारे के सारे जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है उसके हिसाब से इनको दिए जाते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 14 आता है। सेक्शन नंबर 14 बोलता है क्या चेयरपर्सन और मेंबर्स को निकाला जा सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। बिल्कुल निकाला जा सकता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या वो मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्टेड हो जाते हैं, या फिर वो मेंटली इनकेपेबल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड हो गए, या फिर वो जो है उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, या वो प्रीजुडिशियली अपने फंक्शंस को कर रहे हैं, या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड आपको दिया जाएगा 2 केसेस में। अगर आपको ये बोला जा रहा है डी और ई वाले केस में, मतलब अगर ये बोला जा रहा है कि आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर आपके फंक्शंस ऐसे हैं जो प्रीजुडिशियल हैं, या आप जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में प्रीजुडिशियल है, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसॉल्वेंट हो गए, मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्टेड हो गए, या अनसाउंड माइंड हो गए, या इनकेपेबल जो भी बोला जा सकता है, तो उस केस में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 15 आता है। सेक्शन नंबर 15 हमसे ये बोलता है कि जो हमारा सीनियर मोस्ट पर्सन होगा वो एज अ मेंबर काम कर सकता है। अगर एज अ चेयरपर्सन जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो एज अ चेयरपर्सन काम कर सकता है। इनकेस अगर हमारा चेयरपर्सन बीमार हो जाता है या चला जाता है छोड़ के, और जब तक नया चेयरपर्सन नहीं आता, या फिर वो बीमार है तो वापस लौट के नहीं आता, तो जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होगा वो आपका एक्ट करेगा एज अ चेयरपर्सन, ठीक है। सेक्शन नंबर 16 कहता है कि किसी भी तरीके की अगर वैकेंसी हो जाती है या डिफेक्ट हो जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो जो भी उन्होंने डिसीजंस दिए होंगे वो इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 17 आता है। सेक्शन नंबर 17 हमसे बोलता है जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज होंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, देखो एक तो चेयरपर्सन होगा और 2 मिनिमम मेंबर्स तो होंगे। इसके अलावा अगर कोई ऑफिसर्स वगैरह चाहिए होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो अपॉइंट करेगी, और वो लोग जो है किनके नीचे काम करेंगे, इन्हीं चेयरपर्सन और मेंबर्स के नीचे काम करेंगे। अब आता है सेक्शन नंबर 18 जो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये बोला गया कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। तो सेक्शन नंबर 18 ने सिंपल सी बात बोली, इसके अंदर इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है। इनिशिएटिंग ऑफिसर जो होता है उसके अलावा हमारा अप्रूविंग अथॉरिटी होती है, उसके अलावा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके अलावा हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। इन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इनिशिएटिंग ऑफिसर्स क्या करती हैं, इनिशिएटिंग ऑफिसर नोटिस वगैरह भेजती है, प्रोविजनली अटैचमेंट वगैरह करती है प्रॉपर्टी की जहां उसको लगता है कि बेनामी प्रॉपर्टी है। अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो नोटिस वगैरह लेती है कि एविडेंस वगैरह लाने की, और साथ में अप्रूविंग अथॉरिटी ज्यादातर ये काम करती है इनिशिएटिंग ऑफिसर को अप्रूवल भी देती है कि आप ये सब काम कर सकते हैं, आप प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं, आप नोटिस भेज सकते हैं, मतलब ये, और परमिशन वगैरह भी देती है बहुत जगह पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का फैसला देती है कि प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, ठीक है। मतलब वो भी पूछताछ करती है, जब हमारी इनिशिएटिंग ऑफिसर की पूछताछ खत्म हो जाती है उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूछताछ करती है और उसके बाद वो फैसला लेती है या तो प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए या फिर कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, ठीक है। जब प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम आता है और एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो प्रॉपर्ली मैनेज करता है प्रॉपर्टीज को, ठीक है। उसके अलावा एपलेट ट्रिब्यूनल्स, हम सबको पता है ट्रिब्यूनल किस लिए होते हैं, अपील्स करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 19 जिसके अंदर बोला गया कि इन सारी अथॉरिटीज के पास क्या पावर होते हैं। इन सब सारी अथॉरिटीज के पास वही पावर होती है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर सेक्शन 1908, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 के, वो वाली पावर्स होती है। जैसे कि हमारा डिस्कवरी और इंस्पेक्शन की पावर, एनफोर्स करने की, अटेंडेंस की पावर, कंपेलिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पावर, कमीशन इशू करने की पावर, ठीक है, एविडेंस को मंगवाने की पावर और अदर मोड्स एज में प्रिस्क्राइब। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, डाइस, DICE, D फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, I for enforcing the attendance and C for compelling the books of accounts and E for enforcing the attendance, I for inspection and D for discovery and E for हमारा enforcing the attendance। दोबारा से एक बार, D for discovery, ठीक है, I for issuing commission, ठीक है, C for कंपेलिंग द प्रोडक्शन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ई फॉर एनफोर्सिंग द अटेंडेंस। तो डाइस के नाम से मैंने आपको याद करवाया, फिलहाल याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारा ओपन बुक है, बस आपको बता दिया कि इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो क्योंकि काफी जगह आता है। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब होता है किसी भी तरीके की इंटरमीडिएटरी या अथॉरिटी या सेंट्रल, मतलब वही रिपोर्टिंग एंटिटी जो हमारी अपॉइंट होती है। इंटरमीडिएटरी का मतलब वही है जो मामला में हमारा गिवन है। सेक्शन नंबर 20 क्या होता है? सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, जब भी इंक्वायरी के लिए जाता है कोई भी ऑफिसर तो अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को लेकर जा सकता है, बिल्कुल लेके जा सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ले जा सकता है, कस्टम के ऑफिसर्स को ले जा सकता है, सेबी के ऑफिसर्स को लेकर जा सकता है, नारकोटिक्स एक्ट के ऑफिसर्स को लेकर जा सकता है, पुलिस को लेकर जा सकता है, आरबीआई को लेकर ऑफिसर्स को लेकर जा सकता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर जा सकता है और सच अदर ऑफिसर्स एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको अपने साथ लेकर जा सकता है। सेक्शन नंबर 21 आता है, कहता है पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी चीज ये बोली गई कि इनिशिएटिंग ऑफिसर्स, अप्रूविंग अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इन सबके पास ये पावर होगी कि वो कभी भी चाहे तो इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं जब भी उनको किसी बंदे के ऊपर डाउट आता है कि ये बंदा गलत कर रहा है। रूल नंबर 4 में यही बात बोली गई कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो हमारे इनकम टैक्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी मंगवाया जा सकता है। लेकिन कौन कौन मंगवा सकता है? इनिशिएटिंग ऑफिसर मंगवा सकता है, अप्रूविंग अथॉरिटी मंगवा सकती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मंगवा सकती है जब भी उनको लगता है कि कोई पर्सन जो है उसने गलत काम किया होगा, उसके बाद बेनामी प्रॉपर्टी है तो उनसे रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है। जैसे कि हमारे जब हम स्टैम्प ड्यूटी पेड वगैरह रजिस्ट्रेशन करा होगा, ये सब चीजें होंगी ना, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टाइटल डीड्स वगैरह, वो सब मंगवाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 22 आता है। सेक्शन नंबर 22 कहता है कि जो हमारा इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है, जब वो हमारी पूछताछ कर रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाता है और इंक्वायरी करता है, तो उसके पास ये भी पावर होती है कि उसको इंपाउंड कर सके। देखो उनके पास ये पावर इसलिए होती है कि कल को अगर क्या पता वो जो हम बुक्स वगैरह छोड़ के जाएं वो आग लगा दे, फाड़ दे, फोड़ कुछ भी कर दे या फेंक दे, कुछ भी कर दे, चेंजेस कर दे, तो इस वजह से उनके पास ये पावर होती है कि वो उसको जो है जब्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये बोला गया कि जब्त कब तक कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 26 में आपको पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर्टी को प्रोविजनली जो है अटैच भी किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को प्रोविजनली भी अटैच किया जा सकता है और अटैचमेंट को कंफर्म भी किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 26 में बहुत सिंपल सी चीज ये बोली गई है कि आप प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। तो इसका लिंक यहां पर इसके साथ किया गया है, जहां पर यह बोला गया 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 3, मतलब सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन 3 में जब प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा वहां से 3 महीने तक के लिए आप प्रॉपर्टी को जब आपने अटैच किया वहां से 3 महीने तक के लिए आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास वैलिड रीजंस है तो आप एक्सटेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। जब भी इनिशिएटिंग ऑफिसर्स, ठीक है, इंपाउंड कर रहा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो उसे 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इंपाउंड्स ऑफ द बुक्स उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? जो भी हमारा अप्रूविंग अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको अप्रूविंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमसे क्या बोला गया सेक्शन नंबर 23, बस सेक्शन नंबर 22 में इतनी ही बातें थी जो मैंने हिंदी में बताया। आप अगर उतना ही लिख लेंगे कहीं पर तो ये आपका इजीली हो जाएगा। सेक्शन नंबर 23 हमसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 23 हमसे ये बोलता है पावर ऑफ अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी। मतलब सिंपल सी चीज ये बोली गई कि इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है अप्रूविंग अथॉरिटी से परमिशन लेके फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लिए, इन्फॉर्मेशन देख लिया, अब उसके बाद फर्दर इंक्वायरी करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन में एक बहुत सिंपल सी चीज बोली गई जो मैं आगे सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 24। अगर आपने शोकोज नोटिस इनिशिएटिंग ऑफिसर ने भेज दिया, मतलब जो उसके पास रिकॉर्ड आया, डॉक्यूमेंट्स आया, उसके बाद उसको विश्वास हो गया कि भाई इसने गलत काम किया है, बेनामी एक्ट इस पे लगेगा ही लगेगा,
तो आपको लगता है कि इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपने नोटिस भेजा, शोकॉज नोटिस कि वाई बताओ कि आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी क्यों ना माना जाए। तो अगर आपने सीधा सेक्शन नंबर 24 में ये भेज दिया शोकॉज नोटिस, तो आपको सेक्शन नंबर 23 में इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 24 इज इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर सिंपल सी चीज ये बोली गई कि इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा, शोकॉज नोटिस इशू करेगा, किस किस को, बेनामीदार को या फिर और उसके साथ बेनिफिशियल ओनर को भी, अगर उसकी आइडेंटिटी आपको पता होगी तो आप जो है बेनिफिशियल ओनर को भी इशू करोगे। ठीक है, शोकॉज नोटिस के बाद प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर। अब अगर आपको ये लगता है कि अगर जो शोकॉज नोटिस के बाद कोई दौरान या उसके दौरान आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा भाग जाएगा और प्रॉपर्टी को बेच देगा या फिर कुछ भी ऐसा कर देगा जो प्रीजुडिशियल हो जाएगा रेवेन्यू के लिए या फिर एक्ट के लिए, तो उस केस में आप प्रोविजनली अटैच कर सकते हो प्रॉपर्टी को, आप प्रोविजनली अटैच कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अप्रूवल लगेगा किसका, अप्रूवल किसका लगेगा, अप्रूविंग अथॉरिटी का। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है अप्रूवल लेके किसका, अप्रूविंग अथॉरिटी का, प्रोविजनली प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए। और ये 90 डेज कहां से काउंट होंगे, लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द प्रॉफिट्स नोटिस सेंट। ठीक है, जब जिस महीने में नोटिस गया उसके आखिरी दिन से, अगर 1 तारीख को भी गया है, अब 1 अप्रैल को फॉर एग्जांपल गया, तो भी 30 अप्रैल से गिना जाएगा ये 90 डेज। ठीक है, 90 डेज तक के लिए प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 5 आता है। रूल नंबर 5 हमसे बोलता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट जो होती है वो जो हमारा शेड्यूल 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से होती है। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 4 आता है, जिसके अंदर ये बोला जाता है जब आपने शोकॉज नोटिस भेजा, अब उसके रिप्लाईज आएंगे आपके पास। जब भी इंक्वायरी हुई उसके बाद जब आपका रिप्लाई आया तो उसके अंदर क्या बोला जाता है, इसके अंदर सिंपल सी चीज है, जब आपके पास रिप्लाई आ गए, आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्लाई, आपको ये, अगर आपने देखो प्रोविजनल अटैचमेंट आपको तभी करनी है जब आपका प्री जुडिशियल आपको लगे कि ये बेच देगा। अगर उसको आपको लगता है कि नहीं यार बंदा नहीं बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप प्रोविजनली अटैच नहीं करेंगे, मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट इज अ चॉइस। तो उसके बाद जब आपने इंक्वायरी कर ली, सारे जवाब वगैरह आ गए, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 2 फैसले ले सकते हो। या अगर आपने प्रॉपर्टी को ऑलरेडी अटैच कर रखा था तो प्रोविजनल अटैचमेंट जो आपने करी थी सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 3 में, इसी सेक्शन में, देन आप ऑर्डर पास कर सकते हो कि आपको कंटिन्यू करनी है ये अटैचमेंट, मतलब आपको अटैचमेंट रखनी है, क्योंकि आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप इंफॉर्मेशन दोगे और उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आगे की कार्रवाई करेगा। या फिर आप जो है रिवोक कर सकते हो अटैचमेंट को। रिवोक कब करोगे, जब आपको लगेगा यार मैंने तो गलत कर दिया है सर, ये बंदा तो शरीफ है, तो मैं प्रोविजनल अटैच करके गलत किया तो मैं छोड़ देता हूं। या फिर इनकेस अगर आपने प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच नहीं किया था उस टाइम पे, तो आप फैसला ये ले सकते हो कि मैं प्रॉपर्टी को अब अटैच कर लेता हूं क्योंकि ये बंदा मुझे गलत लग रहा है और आगे मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भेजूंगा, तब तक ये शायद से बेच ना दे, तो आप फैसला ले सकते हो कि मैं प्रॉपर्टी को क्या करता हूं, अटैच कर लेता हूं। या फिर आप ये फैसला ले सकते हो कि नहीं यार ये बंदा तो ठीक है, मैंने पहले भी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया था, अब भी कोई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बंदा तो शरीफ ही निकला। ठीक है, तो ये फैसले आप ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या बोला गया कि इसके बाद हमसे बोला गया कि अगर हमारा जो ये 90 डेज का पीरियड है, इसके अंदर हमारा जो है अगर लिमिटेशन, वो क्या नाम है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो कोर्ट ने अगर कोई स्टे ऑर्डर वगैरह लगाए होंगे तो ये 90 डेज में हमारा काउंट नहीं होगा, ये पीरियड हमारा स्टे ऑर्डर का पीरियड जो है एक्सक्लूड हो जाएगा उससे। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5, लास्ट पैराग्राफ जो हमसे बोलता है सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5 का, जो ये बोलता है वो ये बोलता है सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 5 कि अगर जैसे ही आपका सारा कुछ कार्रवाई हो गई और आपको लगता है इस बंदे ने गलत काम किया है, ठीक है, उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपना जो भी कार्रवाई हुई है उसकी स्टेटमेंट बनानी है और वो स्टेटमेंट आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देनी है फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, मतलब जब आपको लगा ये आदमी गलत है और फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, तो उस केस में आपने प्रॉपर्टी को या तो प्रोविजनली अटैच कर लिया होगा, अगर आपने प्रोविजनली अटैच पहले नहीं किया था, तो अगर ऑलरेडी प्रोविजनली अटैच कर चुके थे तो फिर तो आपको कंटिन्यू किया होगा आपने, तो उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर आगे की कार्रवाई के लिए भेज देना है किसके पास, स्टेटमेंट बना के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अगर शरीफ निकला तो बात खत्म, प्रोविजनली अटैच करा था तो उसे छोड़ देना प्रॉपर्टी को, अगर प्रोविजनली अटैच नहीं किया था तो वेरी सिंपल है, तो फिर उसके बाद अटैच करना ही नहीं है अगर शरीफ निकला तो। ठीक है, सेक्शन नंबर 25 क्या आता है, सेक्शन नंबर 25 कहता है ये जो शोकॉज नोटिस भेजा जाता है सेक्शन नंबर 24 में, ये किस किस को भेजा जाएगा। देखो इंडिविजुअल के केस में तो इंडिविजुअल को ही भेजा जाएगा, फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर को या किसी और पार्टनर को भी जो मैनेजर वगैरह है उसको भी भेज सकते हो, एचयूएफ के केस में कर्ता को या किसी और मेंबर्स को भी, कंपनी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजना है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के केस में जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर्स होंगे या उनके मेंबर्स होंगे उनको भेज सकते हो, किसी और पर्सन के केस में जो भी बंदा कंट्रोल कर रहा है उस पर्सन को उसको भेज सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 से बोलता है जो सेक्शन नंबर 25 में रेफरेंस आया था हमारे पास 15 दिन के अंदर अंदर जो आपने उचित कार्रवाई के बाद रेफरेंस भेजा था, किसने, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, सेक्शन नंबर 25 में। तो सेक्शन नंबर 26 में क्या बोला गया, रेफरेंस जब आया उसके बाद उसके 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक नोटिस इशू करेगा, किसको, बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, कोई भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है उसको या किसी भी अदर पर्सन को जैसा उनको ठीक लगता है उन सबको एक नोटिस इशू करा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि बताओ आपको क्यों लगता
लगता है कि प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है और हम इसको आगे कंफर्म अटैचमेंट कंफर्म करके इसको कॉन्फिस्केट क्यों ना करें। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये वाला जैसी स्टेटमेंट आया होगा इनिशिएटिंग ऑफिसर से, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये नोटिस भेजना है उनको। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप उनसे जवाब मांगोगे, उसके बाद उनसे बोलोगे उस नोटिस में ये लिखा होगा कि 30 डेज के अंदर अंदर हमें आपसे जवाब चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इन एक क्लैरिफिकेशन डाला गया जिसके अंदर ये बोला गया कि अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली हेल्ड कर रखी है तो अगर आपने सबको अलग अलग नोटिस भेज दिया तो ठीक है, लेकिन अगर किसी एक पर्सन को भी भेज दिया तो नोटिस को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, फिर भी प्रोसीडिंग्स हमारी वैलिड ही रहेंगी। अगर एक को भी भेज दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने सबको भेज दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जब नोटिस गया उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर उन लोगों का जवाब आएगा। जब 30 डेज के अंदर अंदर उनका जवाब आएगा तो उनके रिप्लाईज को कंसिडर करने के बाद, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, उनकी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद आप ये फैसला लोगे कि अटैचमेंट जो है, जो प्रोविजनली अटैचमेंट है, इसको कंफर्म कर दिया जाए। मतलब आप अटैचमेंट कंफर्म हो गई। डिफरेंस क्या होता है प्रोविजनल और कंफर्म अटैचमेंट में? प्रोविजनल अटैचमेंट के दौरान जो है वो प्रॉपर्टी का यूज वगैरह जो है वो कर सकता है, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता लेकिन प्रॉपर्टी का यूज वगैरह जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जब अटैचमेंट कंफर्म हो जाती है ना तो प्रॉपर्टी का यूसेज वगैरह जो है रोक दिया जाता है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे रोक दिए जाते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, या फिर अगर वो उसको लगता है कि इस बंदे ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है तो रिवोक कर दोगे। मतलब सिंपल सी बात है, फिर तो रिवोक कर दिया जाएगा कि भाई अगर गलत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने प्रूफ दे दिए तो ठीक है, फिर बेनामी नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए। अगला पॉइंट हमसे क्या बोलता है, ये पहला पैरा क्या बोल रहा है? ये पहला पैरा हमसे ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कुछ हिस्सा जो है बेनामी है और कुछ हिस्सा बेनामी नहीं है, लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा हिस्सा बेनामी है, कौन सा हिस्सा बेनामी नहीं है, तो उस केस में क्या बोला जाएगा? उस केस में बहुत सिंपल सी चीज है भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपनी जजमेंट लगाएगा और उसके बाद जो है उसको जैसा ठीक लगेगा उसके बेसिस पे अपना रीजनेबल बेसिस लगाएगा और उसके बेसिस पे कुछ हिस्से को बेनामी बोल देगा और कुछ हिस्से को बेनामी नहीं बोलेगा। जिस हिस्से को बेनामी बोलेगा सिर्फ उसी पे ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। जो मेहनत की पैसे से कमाया गया या नॉर्मल बेनामी नहीं है तो उस पर हमारा ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा जब पूछताछ के दौरान, सेकंड पैरा हमसे क्या बोलता है? सेकंड पैरा हमसे बोलता है अगर पूछताछ के दौरान आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी बेनामी, इसके अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी है जो बेनामी है, तो उसको भी प्रोविजनली अटैचमेंट में ले लिया जाएगा। ठीक है, थर्ड पैरा हमसे ये बोलता है कि पूछताछ के दौरान अगर पता चलता है इसमें और लोगों का भी हाथ है तो उन लोगों को भी बुलाया जा सकता है, उन लोगों को भी। और अगर पता चलता है कि कुछ जिनको नोटिस गया है वो उन लोगों का कोई हाथ नहीं है तो उनको बुलाने से रोका भी जा सकता है। ठीक है, ये पावर सारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है। ठीक है, इसके बाद अगला पैरा हमसे बोलता है कि जो भी फैसला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का होगा वो 1 साल के अंदर अंदर उसको देना होगा, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस इज मेड अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 बाय द इनिशिएटिंग ऑफिसर। मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर ने जो हमारा रेफरेंस दिया था, ठीक है, उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको फैसला देना होगा। ठीक है, मतलब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम द सच रेफरेंस इज मेड बाय द बाय द इनिशिएटिंग ऑफिसर। जो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने आपको रेफरेंस दिया था वहां से 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको फैसला देना होगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर बोला गया कि अगर 1 साल के बीच में अगर कोई पीरियड आ जाता है जो हमारा स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है तो वो हमारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर। और अगर वो एक्सक्लूशन करने के बाद वो पीरियड अगर 60 डेज से कम हो जाता है तो उसे एक्सटेंड करके 60 डेज तक कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक मिसलेनियस पॉइंट है जिसमें ये बोला गया कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। देखो, आप जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको बुलाता है या इनिशिएटिंग ऑफिसर्स आपको बुलाते हैं या हाई कोर्ट में जब आप अपील में जाते हो या आप एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील्स में जाते हो जिसके बारे में आगे बताऊंगा, तो आप खुद भी जा सकते हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी लेके जा सकते हो। तो ऑथराइज मतलब भेज सकते हो। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है? कहता है कोई भी पर्सन जो रिलेटेड टू बेनामीदार होगा वो भी हो सकता है, कोई भी ऑफिसर ऑफ द बैंक जो है वो भी हो सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन जिसने अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो बोर्ड ने जो बोल रखा है उसके बिहाफ पे, तो वो भी हो सकता है, या सच अदर पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशंस हो बोर्ड के हिसाब से, वो बंदा जो है माना जा सकता है एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन नंबर 27 हमसे बोलता है कि जब सारी कार्रवाई हो जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रॉपर्ली दे दिया जाएगा, उसके बाद वो कंफर्म अटैचमेंट के बाद ये फैसला लिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके कि उसकी प्रॉपर्टी को, मतलब पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि तेरी प्रॉपर्टी को अब हम कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, कंफर्म अटैचमेंट कंफर्म करके। ठीक है, तो अब क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद आप प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दोगे। तो पहला पैरा यही बोलता है। उसके अलावा प्रोवाइडेड दैट ये बोला गया कि अगर कोई बंदा अपील में चला जाता है एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए, तो तब तक जब तक अपील का फैसला नहीं आ जाता, एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता, तब तक हम कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे। इस ऑर्डर पे स्टे लग जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के कि भाई अभी रुक जा, एक बार एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आ जाए उसके बाद हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे। जैसी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होती है हम सबको पता है किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। रूल नंबर 6 क्या कहता है,
रूल नंबर 6 ये कहता है कि हाँ, रूल नंबर 6 का पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने मतलब बेनामीदार ने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी थी सेक्शन 6 के अगेंस्ट में जाके, जहां सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था कि जो बेनामीदार किसी और को रिट्रांसफर नहीं करेगा, अगर करेगा तो नल एंड वॉइड है। तो सेक्शन 6 के टाइम पे मैंने आपको बताया था, तो वो बात यही रूल नंबर 6 में बोली गई है कि अगर किसी बंदे को उसने ट्रांसफर कर दी और वो ट्रांसफर अगर गुड फेथ में करी है एडवोकेट कंसिडरेशन के तहत, तो उस केस में उस बंदे के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी और तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, एग्रीमेंट कर रखे हैं और इस एक्ट से बचने के लिए आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, तो उस केस में वो एग्रीमेंट जो होंगे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा रूल नंबर 6 में और बातें भी हैं। रूल नंबर 6 हमसे ये बोलता है जैसे ही कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ऑथराइज ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा, कॉपी भेज देगा कि हमने इसका कॉन्फिस्केशन करना है, क्योंकि हम जब मैंने पूछताछ करी थी तो इसके बाद फैसला हमारा यही था कि इस बंदे ने बेनामी प्रॉपर्टी है ये, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अटैचमेंट करना पड़ेगा और कॉन्फिस्केशन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑथराइज ऑफिसर क्या करेगा, ऑथराइज ऑफिसर को जब ये रिसीव हो जाएगा, जब मतलब पता चल जाएगा एडजुडिकेटिव अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या करेगा, ये बात जो है गवर्नमेंट को बता देगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि अबाउट द कॉन्फिस्केशन की इस प्रॉपर्टी ऐसा ऐसा है, ये वाली प्रॉपर्टी है जिसको हमें कॉन्फिस्केट करना है, ठीक है। उसके अलावा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, और गवर्नमेंट को बता दिया जाएगा, तो उसके अलावा ऑथराइज ऑफिसर एक काम और करेगा कि जो जनरल पब्लिक है उसके लिए जो है इंफॉर्मेशन लगवा देगा कि ये प्रॉपर्टी जो है इसके साथ किसी भी तरीके का एग्रीमेंट ना करें, ये प्रॉपर्टी थोड़े दिनों बाद कॉन्फिस्केट होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा ऑथराइज ऑफिसर की अगर ये इमोल प्रॉपर्टी है तो ये सारी चीज होगी, मतलब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि कि इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है। दूसरा, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना करें, खरीदेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है कॉन्फिस्केट होने वाली है। अगर प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो उस केस में ये होगा कि जिसकी कस्टडी में ये मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गई, ज्वेलरी हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है उसका, कैश हो गया, या फिर एफडी फिक्स डिपॉजिट्स रिसीट्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो जिसके पास भी रखे हुए हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा नोटिस भेज के ऑथराइज ऑफिसर्स के द्वारा कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे पास एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का नोटिस आया है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसको कॉन्फिस्केट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आप चाहो तो जो वो क्या करेगा, बेच भी सकता है, बेच सकता है, ठीक है। और जो भी पैसा आएगा उस मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के एसबीआई के पास जमा करवा सकता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद सकता है, सब्सक्रिप्शन कर सकता है एसबीआई का, या फिर नेशनल बैंक में भी वो पैसा जमा कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर तीसरा पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट पे आ गए हम, थर्ड पॉइंट ये हमसे बोलता है, मतलब सिंपल सी बात है, जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमोल प्रॉपर्टी है अल्टीमेटली जाती है एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। बस ये बता दिया गया है कि जो ऑथराइज ऑफिसर है वो ये सारे काम करेगा, वो बेचने के बाद जो है प्रॉपर्टी को बेच सकता है। उसके अलावा जो देखभाल है वो प्रॉपर कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है वो जो भी कैश, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी कैश के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, बुलियन के फॉर्म में, ज्वेलरी के फॉर्म में, या अदर अवेलेबल आइटम के फॉर्म में है, तो वो सारा का सारा क्या करेगा, उसको एसबीआई अकाउंट में या फिर नेशनल बैंक का कोई भी अकाउंट जो होगा वहां पर जमा करवा देगा। अगर शेयर्स के फॉर्म में, डिवेंचर्स के फॉर्म में, यूनिट्स के फॉर्म में, तो उस केस में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर ट्रांसफर करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा एफडी के रूप में है तो एफडी के रूप में है तो भी हमारा क्या है, किसके नाम पर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, ठीक है। उस बैंक को इशारा कर दिया जाएगा कि ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। ये सारे काम करता कौन है, ये सारे काम ऑथराइज ऑफिसर करता है, कि ये सारा जो है मतलब ये सारे काम ऑथराइज ऑफिसर करता है। जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का उसके पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमोवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, कि ये सब कुछ किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रांसफर कर दिया जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में काम करते हैं। सेक्शन नंबर 28 ने यही बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है उसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस प्रॉपर्टी का देखभाल करता है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 7 इसी के अंदर है। रूल नंबर 7 कहता है कि जो प्रॉपर्टी हमारी जिसको प्रॉपर्टी जो अटैच होनी है, कॉन्फिस्केशन होना है जिसका, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कंफर्म हुआ है और जिसका कॉन्फिस्केशन होना है, उसके लिए आपको ना बिल्कुल ध्यान से देखना है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उन प्रॉपर्टी की, ऐसा ना हो गलती से आप कोई और प्रॉपर्टी अटैच कर लो या कोई और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है कि वो चेक करे कि जिस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया गया है वो वही प्रॉपर्टी थी जिसका ऑर्डर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिख के दिया है, ठीक है। तो रूल नंबर 7 तो सिंपल सी बात ये कहता है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना प्रॉपर्टी का एज मेंशन इन द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 ये कहता है कि अब आपको मैनेजमेंट करना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड है उसका आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट आपको क्या करना है, अगर कोई प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट हमसे ये बोलता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका अटैच, जो इस तरीके से अटैच है जिसको हम हटाना, उसको हटाना इम्प्रैक्टिकेबल है, तो जहां पर वो प्रॉपर्टी अटैच है ना वहीं पर उसकी देखभाल करी जाएगी। सेकंड पॉइंट हमसे ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी अटैच करी गई है वो कैश के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, बुलियन के
फॉर्म में है, ज्वेलरी के फॉर्म में है, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उसको डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट के ट्रेजरीज के पास, आरबीआई के पास और ऑथराइज बैंक्स वगैरह में। तीसरा पॉइंट हमसे ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है कि कौन कौन से एसेट्स ऐसे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी कौन से हैं जिसकी वो देखभाल कर रहा है अपने अंडर रखकर, ठीक है। और ये जो डिटेल्स वो मेंटेन करता है उस रजिस्टर का नाम होता है फॉर्म नंबर 1। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट करेगा ट्रेजरी के फॉर्म में, अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो उसकी रिसीट वगैरह अपने कि वो मेरे नाम पे कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉर्म नंबर 2 भी होता है इसके अंदर। फॉर्म नंबर 2 में ये आता है, वो डिटेल्स आती हैं जो हमारी कैश, बुलियन, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आइटम्स के अलावा जो लिस्ट होती है उसकी सारी डिटेल्स जो है वो फॉर्म नंबर 2 में हमारे पास आ जाती है, ठीक है। फॉर्म नंबर 1 में तो वो वाली सारी चीजें आती हैं जो हमारी वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह है। फॉर्म नंबर 2 में अदर देन वैल्यूएबल आइटम्स की डिटेल्स आ जाती है। मतलब मिला जुला के अगर क्रक्स यही है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है जिसमें पूरी डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। रूल नंबर 9 हमसे ये कहता है कि अगर कुछ टाइम के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे बोलेगा तो उस प्रॉपर्टी को चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो आपको डिस्पोज ऑफ कर देना है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ इन द सेंस बेच देना है, ट्रांसफर कर देना है और गवर्नमेंट को पैसे दे देने हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 29 हमसे क्या कहता है, सेक्शन नंबर 29 कहता है कि जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आया है जिस प्रॉपर्टी का, उसको अब एडमिनिस्ट्रेटर को संभालना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किसके द्वारा, ऑथराइज ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, 7 दिन के अंदर 7 दिन में, ठीक है, नोटिस भेजेगा कि प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दो। जिसके नाम पे जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी पड़ी है वो नोटिस भेजेगा राइटिंग में विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन आई कि ये प्रॉपर्टी आपको कॉन्फिस्केट करनी है, वो क्या करेगा, 7 दिन में नोटिस भेजेगा कि बेटा ये सारी की सारी, ठीक है, कि 7 दिन के अंदर मुझे जो है ये प्रॉपर्टी दे दो। अब 7 दिन में नोटिस के प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दो, ठीक है। अगर उन्होंने उसके हवाले प्रॉपर्टी नहीं करी एडमिनिस्ट्रेटर के, तो बहुत सिंपल सी बात है बॉस, अगर उनके हवाले नहीं करी तो आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको ये सिंपल सी बात है, आपको पुलिस ऑफिसर्स वगैरह लेके जाने हैं और जबरदस्ती इस प्रॉपर्टी का हैंडओवर अपने पास लेना है, ठीक है। यहां तक हमारा जो था हो गया। अब यहां पर सेक्शन नंबर 30 आता है जो ये बोलता है कि एपलेट ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एपलेट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश कर रखा है इस फॉर द पर्पस कि अगर किसी बंदे को अपील वगैरह करनी है, जो भी पर्सन एग्री होगा वो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सके, ठीक है। सेक्शन नंबर 31 ये बोलता है कि एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा और मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे। यहां पर भी 2 मेंबर्स हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में भी मिनिमम 2 मेंबर्स ही थे, ठीक है, मिनिमम है ये, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 32 हमसे बोलता है कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके पास। देखो क्वालिफिकेशंस तो बहुत सिंपल है, देखो चेयर पर जो हमारा क्वालिफिकेशंस जो है बहुत सिंपल है। इसके अंदर ये बोला गया कि जो हमारा चेयरपर्सन है ना वो रिटायर्ड या सिटिंग जज होना चाहिए 5 साल तक कम से कम, ठीक है। रिटायर्ड या सिटिंग जज होना चाहिए 5 साल तक कम से कम हाई कोर्ट का, ठीक है, 5 साल तक कम से कम। और उसके अलावा अगर वो सिटिंग जज है तो उस केस में आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी इनको चेयरपर्सन अपॉइंट करने से पहले, ठीक है। और मेंबर्स के केस में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेंबर्स के केस में अगर जुडिशियल मेंबर है तो वो इंडियन लीगल सर्विस का बंदा हो सकता है, प्लस या फिर पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी वाला बंदा भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मतलब इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर हो एंड साथ में पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी उसके पास होनी चाहिए, तो वो बंदा जो है जुडिशियल मेंबर बन सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को अपॉइंट करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर वो बंदा होता है जो हमारा इंडियन रेवेन्यू सर्विस का मेंबर था प्लस जिसके पास चीफ कमिश्नर की पोस्ट थी, ठीक है। जब भी नीचे वही लाइन लिखी हुई है कि सिटिंग जज को अगर हम अपॉइंट करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, उसके केस में आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी उससे चेयरपर्सन उनको बनाने से पहले, ठीक है। जो बात मैंने आपको बताई वही चार्ट के फॉर्म में आईसीए ने यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 33 हमसे कहता है कि इनका टर्म कितना होता है। अगर ये कल को छोड़ के जाते हैं तो 3 महीने के अंदर जो है आपको दोबारा से वैकेंसी को फुलफिल करना होगा और इनकी सैलरी और अलाउंसेस वही होते हैं जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन नंबर 34 कहता है क्या टर्म होगा इनका चेयरपर्सन का और मेंबर का, तो 5 इयर्स की इनका टर्म होगा और 65 इयर्स की मैक्सिमम एज होगी, चाहे चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, और ये भी दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। तो मतलब अगर मैं देखूं तो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 सिंपल सी बात बोलता है कि दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हो या फिर आपका ये वाले ऑफिसर्स हो, कौन से, एपलेट ट्रिब्यूनल के, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 35 आता है। सेक्शन नंबर 35 हमसे बोलता है क्या इनको भी रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। ग्राउंड्स क्या है, बहुत सिंपल ग्राउंड्स हैं। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कन्विक्टेड बाय मॉरल टर्पिट्यूड हो जाते हैं, अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है, या प्रीजुडिशियल फंक्शंस वो कर रहे हैं, या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। यहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किस तरीके से दिया जाएगा वो थोड़ा स्पेशल है, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। कहता है चेयरपर्सन के केस में और जुडिशियल मेंबर के केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इंक्वायरी करेगा और उसके साथ उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के केस में और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, या अगर टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ लगता है तो वो रूल्स बता सकता है कि इनके केस में कैसे इनको निकाला जाएगा। तो चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर के केस में क्या करना है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इंक्वायरी करेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के केस में सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए भी कुछ रूल्स बना सकता है,
ठीक है। सेक्शन नंबर 36 हमसे बोलता है कि अगर कोई भी वैकेंसी होती है, डिफेक्ट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो उस केस में जो भी डिसीजंस उन्होंने दे रखे हैं तो वो इनवैलिड नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 37 कहता है कि अगर इनको रिजाइन करना है तो बिल्कुल रिजाइन कर सकते हैं, 3 महीने का नोटिस दे सकते हैं, ठीक है, और या फिर जो है इनका सक्सेसर जब तक आता है तब तक रहे, या फिर जब तक इनका टाइम पीरियड खत्म होता है, विच एवर इज अर्लियर, तब तक ये लोग रहेंगे, ठीक है, अगर ये रिजाइन करते हैं तो। सेक्शन नंबर 38 हमसे ये कहता है कि अगर कोई चेयरपर्सन बीमार हो जाता है या फिर रिजाइन कर देता है तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेगा जब तक नया चेयरपर्सन नहीं आ जाता या वही चेयरपर्सन लौट के नहीं आ जाता, ठीक है। सेक्शन नंबर 39 कहता है जो स्टाफ होता है एपीलेट ट्रिब्यूनल का वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और वो इनके अंदर काम करेंगे। सेक्शन नंबर 40 हमसे कहता है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वही पावर होती है जो डाइस की पावर मैंने आपको बताई थी, सिविल कोर्ट वाली, वो पावर इनके पास होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 कहता है इनके बेंचेस जैसा होता है वो कंस्टिट्यूट करे जाते हैं, चेयरपर्सन जो है टाइम टू टाइम वो बेंचेस में ट्रांसफर भी हो सकता है और बेंचेस कंस्टिट्यूट करे जाते हैं जिस हिसाब से काम होता है। सेक्शन नंबर 42 कहता है कि एक पावर होती है चेयरपर्सन की, वो मतलब एक बेंच से दूसरे बेंच पर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 43 कहता है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा वो मेजॉरिटी में लिया जाएगा और मेजॉरिटी से लिया जाएगा। अगर मेजॉरिटी नहीं हो रही है तो उस केस में चेयरपर्सन के पास रेफरेंस करा जाएगा और अगर चेयरपर्सन ने या तो वो खुद से वोट देगा, चेयरपर्सन खुद से, या फिर किसी और एपीलेट ट्रिब्यूनल के बेंच पे भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 44 कहता है जितने भी मेंबर्स होते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल्स वगैरह के, ये सारे के सारे जो होंगे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। सेक्शन नंबर 45 कहता है ये जो एपीलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये इनके ऊपर सिविल कोर्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बाइंडेड नहीं होते, ये गाइडेड बाय सिविल प्रोसीजर्स होते हैं। सेक्शन नंबर 46 हमसे ये बोलता है कितने दिन के अंदर अंदर अपील करनी है किसी भी एग्रीव पर्सन को। कहता है कोई भी बंदा जो एग्रीव्ड है, चाहे डिपार्टमेंट का बंदा हो चाहे कोई पर्सन हो जो एग्रीव्ड है, वो 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकता है एपीलेट ट्रिब्यूनल में फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर जिससे वो एग्रीव्ड है, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जो भी ऑर्डर आएगा उससे। लेकिन अगर वो 45 डेज में नहीं कर पाया और अगर वैलिड रीजन है तो उसको आगे भी अलाउड कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वही पावर है जो सारी होती है, जैसे कि रिकॉर्ड्स वगैरह मंगवाएगा, एडिशनल एविडेंस भी चेक कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जामिन कर सकता है, इशूज जो हमारे ग्राउंड्स वगैरह चेंज हो गए अगर उसके सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राउंड्स नए ग्राउंड्स के ऊपर भी अपनी बात रख सकते हो, ठीक है, और फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है फैसला दे सकता है। जो भी एपीलेट ट्रिब्यूनल को फैसला देना है 1 साल के अंदर अंदर देना है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द अपील इज फाइल्ड। मतलब अगर अप्रैल के महीने में अपील फाइल हुई है तो जो 30 अप्रैल आएगी, ठीक है, 30 अप्रैल आएगी, उसके अलावा जो भी हमारी 30 अप्रैल आएगी तो वहाँ 30 अप्रैल से आपको 1 साल के अंदर अंदर तक देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर अप्रैल में अपील फाइल करी गई थी तो, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसीजर पार्ट है रूल नंबर 10 जिसमें बोला गया एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो जाएगा फॉर्म नंबर 3 में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 10,000 रुपये की उनकी फीस है, ठीक है, और उसके अलावा ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे आपको अपील के क्या है। 45 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है। अगर 45 डेज से लेट हुआ तो आपको रीजंस भी स्टेट करने पड़ेंगे कि क्यों आपकी अपील लेट हुई है, वैलिड रीजंस होने चाहिए। सेक्शन नंबर 47 कहता है कि अगर कोई गलती होती है एपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में तो उसे सुधारने का मौका है 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर इज पास्ड, वो सुधार सकते हैं। लेकिन याद रखना जो गलती अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स होगी उसी को सुधारा जाएगा, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड होगी उसी को सुधारा जाएगा। कोई भी ऐसी गलती नहीं सुधारी जाएगी जिसकी वजह से पूरा का पूरा फैसला चेंज हो जाए, ठीक है। और अगर जो भी गलती सुधारी गई है वो प्रीजुडिशियल टू द पर्सन है तो उस केस में उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 48 कहता है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, इनिशिएटिंग ऑफिसर के सामने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पर्सन खुद से आ सकता है या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी लेके आ सकता है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। इसके बाद सेक्शन नंबर 49 आता है, अगर कोई बंदा एपीलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है और अपील जो करेगा वो 60 डेज के अंदर अंदर करेगा, प्लस अगर वैलिड रीजन है तो उसके बाद भी हाई कोर्ट अलाउ कर सकता है अपील करना। लेकिन याद रखना जो हाई कोर्ट के पास अपील होगी वो सिर्फ एक ही बात पे होगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो एपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप अपील करने नहीं जा सकते। मतलब अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो फिर आप आगे अपील करने नहीं जाओगे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास आप तभी जाओगे जब आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्या सिर्फ उसी क्वेश्चन पे, क्या अपील के दौरान अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ बदलता है तो बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। दूसरे क्वेश्चन पर भी बहस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है ऐसी चीजें जो एपीलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं देखी या एपीलेट ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से देखी, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था, उन सबको जो है वो हाई कोर्ट चेक करेगा और उस पर फैसला देगा, ठीक है जी। यहां तक हमारा अपील वाली बात थी। अब आता है सेक्शन नंबर 50 जो ये कहता है स्पेशल कोर्ट जो होता है वो हमारा इन कंसल्टेशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट बनाता है स्पेशल कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और वो डेजिग्नेट कर सकता है एज मैनी जितने भी स्पेशल कोर्ट उनको लगते हैं जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस तभी लेगा, कोई भी केस का कॉग्निजेंस वो तभी लेगा जब वो एक्सेप्ट किया गया होगा किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा या ऐसे पर्सन के द्वारा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल कोर्ट के
को ये बोला गया कि जो भी फैसले होंगे 6 महीने के अंदर अंदर उनको खत्म करने होंगे। 6 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट केस क्लॉज करना होगा। अगर 6 महीने में वो केस को क्लॉज नहीं कर पाया तो उसके रीजंस उन्हें बताने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया कि स्पेशल कोर्ट जो होगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को फॉलो कर सकता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को भी वो फॉलो कर सकता है। जो भी ऑफिसर्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा अंडर जो भी स्पेशल कोर्ट के तहत काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और उन सबको जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को फॉलो कर सकते हैं वो लोग। उसके बाद सेक्शन नंबर 52 वही है, आप इग्नोर कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 53 हमसे ये बोलता है कि पेनल्टी क्या होगी अगर किसी भी बंदे ने, मैं ऑलरेडी पेनल्टी आपको बता चुका हूं, यहां पर उसका सेक्शन है सिर्फ। सेक्शन नंबर 53 हमसे बोलता है कि कोई भी आदमी अगर कोई गलत काम करता है, अगर उसका मोटिव था लॉ को डिफीट करने का या फिर वो गलत स्टैट्यूटरी ड्यूज को अवॉइड करने का, क्रेडिटर्स को अवॉइड करने का, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी किसके ऊपर लग सकती है? बेनिफिशियल ओनर के ऊपर भी लग सकती है, बेनामीदार पे भी लग सकती है और किसी और पर्सन के भी ऊपर लग सकती है जिसने उनकी मदद करी थी। और पेनल्टी बच्चे को याद है कितनी है? मिनिमम 1 साल की सजा, मैक्सिमम 7 साल तक की सजा प्लस 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू किस तरीके से निकालनी है मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 54 आता है। सेक्शन नंबर 54 हमसे बोलता है कि अगर किसी बंदे ने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जब उसको बुलाया गया था पूछताछ के दौरान, तो उसके ऊपर सजा कितनी टाइम की हो सकती है? 6 महीने तक की सजा हो सकती है, जिसको एक्सटेंड करके उसे 5 साल तक का करा जा सकता है। और साथ में एंड वर्ड है, एंड वर्ड है, आपको ध्यान दिला दूं, एंड वर्ड है। ठीक है, एंड 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू की उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है ऑफ द एसेट। ठीक है, सेक्शन नंबर 54A क्या कहता है? 54A कहता है कि अगर किसी बंदे को बुलाया था और वो पहुंचा नहीं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मंगवाए थे वो आपने प्रोवाइड नहीं किए, तो उस केस में आपको 25,000 रुपए की फॉर ईच डिफॉल्ट की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन पेनल्टी लगाने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर दिया जाएगा। ये तो हमारा नेचुरल जस्टिस का पॉइंट ही है। उसके बाद सेक्शन नंबर 54B कहता है जो भी इंफॉर्मेशन मंगवाई गई है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं, वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ अथॉरिटी कंटेनिंग सच एंट्रीज और प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ द एंट्रीज सर्टिफाइड बाय द अथॉरिटी हैविंग द कस्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स। मतलब सिंपल सी बात यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे ट्रू और वो माना जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, और सिग्नेचर वगैरह करके जो है वो अपने पास रखा जाएगा। और जो भी आप दोगे वो सब कुछ ट्रू एंड फेयर देना है, और अथॉरिटी ऐसा मानेगी कि जो आपने प्रोवाइड किया है ना सब कुछ सही है और ये डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन सारी आपकी ही हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 55, इसमें एक डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जो अप्रूवल देती हैं, जो सैंक्शन करती है पेनल्टीज वगैरह को, इनको बोला जाता है। और जो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो कमिश्नर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर हो सकता है, किसका? इनकम टैक्स का, या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स भी हो सकता है, जो हमारा सैंक्शन करता है पेनल्टीज वगैरह को। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 56 है जो रिपील वाले प्रोविजंस है। सेक्शन नंबर 57 है जो हमारे को कहते हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो नल एंड वॉइड कह सकती है। सेक्शन नंबर 58 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर्टीज को इसमें से एक्सक्लूड कर सकती है, एग्जम्पशन दे सकती है। सेक्शन नंबर 59 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी डायरेक्शंस इशू कर सकती है। सेक्शन नंबर 60 कहता है कि हमारा जो ये एक्ट है वो लॉ से बार्ड नहीं होगा, टाइम लॉ मतलब लिमिटेशन से बार्ड, लॉ ऑफ लिमिटेशन से बार्ड नहीं होगा। सेक्शन नंबर 61 कहता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये हमारा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 61 हमसे कहता है जो भी ऑफेंसेस होते हैं हमारे प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में, वो सारे के सारे जो होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस होते हैं। सेक्शन नंबर 62 हमसे बोलता है कि जो भी हमारी ऑफेंसेस होते हैं कंपनीज के द्वारा, उस केस में पर्सन इन चार्ज जो होता है उसको फंसाया जाता है, मतलब उस बंदे के रहते हुए गलत काम हुआ है तो उसी के ऊपर पेनल्टी आती है। लेकिन अगर पर्सन इन चार्ज ये प्रूव कर दे कि मैंने गलत काम नहीं किया, बाकी चिंटू पिंटू लोगों ने किया है, तो वो चिंटू पिंटू लोगों के ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन अगर वो चिंटू पिंटू लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये काम में पर्सन इन चार्ज भी इन्वॉल्व था, तो पर्सन इन चार्ज भी इसके अंदर फंसता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 63 हमसे ये बोलता है कि अगर नोटिस जो भेजा गया है, कि शोकोज नोटिस है या नॉर्मल नोटिस, कोई भी नोटिस जो भेजा जाता है इनिशिएटिंग ऑफिसर के द्वारा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो अगर कोई भी नोटिस में छोटी मोटी गलतियां हैं तो उसकी वजह से हमारा नोटिस इनवैलिड नहीं होगा और उसको इग्नोर किया जाएगा। सेक्शन नंबर 64 कहता है कि इस एक्ट में जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ऐसा माना जाएगा कि वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 65 कहता है जब ये एक्ट आया था तब का प्रोविजन है, सिंपल सी चीज है, जो भी केसेस पुराने वाले लोगों के पास थे वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दोगे उन अथॉरिटीज के पास जो इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं। सेक्शन नंबर 66 कहता है कि अगर किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर भी उचित कार्रवाई करी जा सकती है। मतलब ये नहीं है कि अब बेनामी को छोड़ दिया जाएगा, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास पूरा अधिकार है कि वो अपील में जा सके, चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट के पास। सेक्शन नंबर 67 कहता है इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा किसी और एक्ट के साथ अगर इसकी लड़ाई हो गई तो। सेक्शन नंबर 68 कहता
कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कभी भी रूल्स बना सकती है, कभी भी रूल्स चेंज कर सकती है। सेक्शन नंबर 69 हमसे ये बोलता है कि जो भी रूल्स वगैरह चेंजेस होंगे या एक्ट में चेंजेस आएगा उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा और दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद ही वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे। सेक्शन नंबर 70 कहता है कि जब ये एक्ट आया था उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर कुछ गड़बड़ थी तो उस 2 साल के अंदर अंदर उसको ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 71 कहता है कि ट्रांजिशनल प्रोविजन हमारा अप्लाई होगा, ये जब एक्ट आया था तब के प्रोविजन है, आपके लिए ध्यान नहीं है। सेम सेक्शन 72 को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक छोटा सा चैप्टर था प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप इसको सुन लेते हैं, हिंदी में ये लिख लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप दोबारा जब इसको देखेंगे तो हिंदी जो मैंने हिंदी में बोला है, आप अगर आप सेक्शंस के साथ लिख सकते हैं तो उसको लिख लीजिएगा। आपको जब दोबारा पढ़ोगे तो उसको दोबारा से इतना ज़्यादा एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ वर्ड मैंने इधर उधर गलती कर दी हो क्योंकि फर्स्ट वीडियो थी, तो आपसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैंने उस गलती को आगे जाके पक्का सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वेट फॉर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप सो आप सब बहुत ही अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।